श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कृष्णा नाइक, इनका सवाल ऐसा है कि किसी के मन में अगर संकोच है, संकोची स्वभाव है, तो कैसे दूर करें। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो सीरीज है ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसको अगर आप बहुत बारीकी से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। कोई भी हमारी नकारात्मक जो भावना है उसे दूर करने के लिए उसे फेस करना और वही बात बार बार दोहराना, यह बेहद आवश्यक है। यही एक वो नकारात्मक भावना दूर करने का तरीका है। जैसा हमें किसी बात का डर लगता है, तो डर दूर करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि जिस बात का डर लगता है उस बात को डेलिबरेटली आप फेस कीजिए, बार बार फेस कीजिए, बार बार फेस कीजिए, इतनी बार फेस कीजिए कि वो डर निकल जाए, तब तक फेस करते रहिए। मैं नहीं डरूंगा, मरूंगा लेकिन डरूंगा नहीं, यह एटीट्यूड लेना पड़ता है। सेम एटीट्यूड आपको संकोच के बारे में लेना पड़ेगा। कोई भी नकारात्मक भावना नकारात्मक विचारों से पनपती है। संकोच क्यों होता है? अरे, मैं अगर किसी से बात करूंगा, शायद उसने मेरे साथ बात नहीं की, मेरा अपमान किया तो, शायद मैं ठीक ढंग से बात नहीं कर पाया तो, वो मुझ पर हंस दिया तो। ऐसे कई संकोच के विचार हमारे मन में आते हैं और इसलिए हम ज्यादा संकोच में, अपने ही कोश में चले जाते हैं और हिम्मत नहीं करते। अब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो उदाहरण दिया था वही उदाहरण दूंगा। मेरे कॉलेज के दिनों में, जब मैं साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था, लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन मैं अपने कॉलेज में एक सज्जन व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि कभी आंख उठाकर भी किसी की तरफ नहीं देखता था। मेरी पर्सनैलिटी उस ढंग की थी। बास्केटबॉल खेलता था, कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां देखते थे, इसलिए पहचानते भी थे, जानते भी थे। बस वही एक खासियत थी मुझ में। शायद लड़कियों को प्रैक्टिकल की किसी कॉपी की जरूरत गिरी। अब वो किसे मांगे, बाकी लड़कों को मांगे तो पीछे लग जाए, ये डर है। मेरे बारे में उनके मन में यह डर नहीं था। तो 4-5 लड़कियां आई। अब बहुत संकोची स्वभाव था मेरा। जैसे ही लड़कियां सामने आई, मैं डर गया एकदम से। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए। मैंने वो प्रैक्टिकल कॉपी बाहर निकाली अपने डेस्क में से और उनको देने लग गया, तो मेरा हाथ इतना थरथर कांप रहा था कि वो नीचे गिर गई। अब बाकी लड़के तो देख रहे थे कि ये लड़कियां इससे बात कर रही और ये इतना डर गया है या फिर इतना संकोची है कि ठीक ढंग से कॉपी भी दे नहीं पाया, नीचे गिर गई। अब मित्रों सब हंसने लग गए, वो लड़कियां भी हंसने लग गई। कॉपी ले गई वो बाद में उठाकर, लेकिन हंसने लग गई। मैंने कहा ये लड़कियां मुझे खा जाती, क्यों मैं इतना डरा। हमको जिस ढंग की बात का संकोच लगता है, उस बात को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। मुझे अपनी बात कहने का संकोच लगता है, तो हो सकता है कि मैं एकदम से डायरेक्टली मेरे बॉस के सामने मुझे बात रखनी है, मुझे संकोच लगता है, मुझे डर लग रहा है कि मैं ठीक ढंग से नहीं कहूंगा तो मेरा काम बिगड़ेगा। ठीक है, आज नहीं कह पा रहा हूं मैं, लेकिन कल तो कह पाऊंगा। आज मैं घर जाऊंगा, आईने के सामने खड़ा होऊंगा, आईने में देखकर मैं बॉस से बात कर रहा हूं ये इमेजिन करूंगा और जो बात मुझे कहनी है वो कहूंगा। 1 बार कहूंगा, 2 बार कहूंगा, 3 बार कहूंगा। शायद आजकल मेरे पास रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, मोबाइल में रिकॉर्ड करूंगा, सुनूंगा मैंने ठीक ढंग से बात कही कि नहीं, और दूसरे दिन बॉस के सामने जाकर ये बात कहूंगा। अब उसमें गलती होने की गुंजाइश है कि नहीं है? मैंने जो बात कही वो बॉस को पसंद नहीं है, इसलिए बॉस मुझे हकाल देगा, ये पॉसिबल है कि नहीं है?
लेकिन मुझे वो बात को फेस करना है। जिस बात का मुझे संकोच लगता है वो बात मैं डेलिबरेटली करूंगा, चाहे तो पहले प्रैक्टिस करूंगा, अवसर है तो बार बार प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन वो करूंगा। जब अवसर नहीं है तभी करने की बात है तो करूंगा, अच्छी करूंगा, बुरी करूंगा, फेल्यूअर होऊंगा, लोग हंसेंगे, हंसने दो, गलती हो जाएगी, होने दो। जो गलती करता है वही सीखकर आगे चलता है। जो कभी गलती करने की हिम्मत नहीं करता वो वहां के वहां खड़ा रहता है, कभी आगे चल नहीं पाता है। अरे भाई, हमको नेचर ने बचपन में ही सिखाया है कि भाई तुम्हें चलना है तो बार बार गिरकर उठना पड़ेगा। कोई व्यक्ति दुनिया में चलना गिरे बगैर, पड़े बगैर सीखा नहीं है। हम चलना सीखते सीखते कई बार पड़ते हैं, गिरते हैं, बार बार उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, चलते हैं, और अभी बगैर पड़े चलते हैं। तो यही बात हर क्षेत्र में हमको सीखनी पड़ती है। पहले मन में निश्चय कीजिए कि मेरा संकोची स्वभाव मुझे दूर करना है। हर क्षेत्र में मैं संकोच दूर करूंगा। आपने 3-4 क्षेत्र में अपना संकोच दूर करने की कोशिश की कि उसके बाद में आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है संकोच कम होना, और कुछ दिनों बाद आप संकोची बचेंगे ही नहीं। इस ढंग से अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो। नेक्स्ट, कभी भी भाषण देते हो ये डर मन में लगा रहता है कि किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे पता ना हो तो क्या होगा, तो ऐसे में कैसे हैंडल करें? प्रवीण निकम, इनका सवाल ऐसा है कि हमेशा भाषण देते वक्त मन में ये डर पैदा होता है कि अगर किसी ने सवाल पूछ लिया और उसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया तो। देखिए, इसमें दो बातें हैं। मैं हमेशा व्यक्ति के अंदर के प्रामाणिकपना को बहुत महत्व देना चाहिए ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूं। शो अप मत कीजिए, झूठ सामने प्रोजेक्ट मत कीजिए। जो भी जीवन में सच होगा उसको मैं फेस करूंगा, यह तैयारी रखें। अब रहा सवाल, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देने आया तो अब मैं मेरे सामने के कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मैं जब साइंस कॉलेज में था, इंटर का कॉलेज था, यानी सेकंड ईयर उसको कहते हैं, वो भी ज्वाइन किया था, पार्ट 1 हो चुका था। उसके बाद में इंजीनियरिंग और मेडिकल में जा सकते थे। इंजीनियरिंग में जा सके, इतने मार्क्स मिले थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, साइंस सीखना नहीं चाहता था। लेकिन माँ बाप मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे आर्ट्स फैकल्टी जाने की। तब तो मेरा व्यक्तित्व चेंज हो रहा था, लेकिन इतना बदल नहीं चुका था। फिर मैंने ऐसा कुछ जीवन में किया कि उसके बाद में मुझे मेरे माता पिता को परमिशन देनी ही पड़ी और मैं आर्ट्स फैकल्टी में गया। अब ऑलरेडी मैं तरुण शांति सेना में जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम करता था, गांव गांव घूमता था, बड़े बड़े लोगों के भाषण सुनता था, खुद भाषण देना शुरू किया था, अलग अलग विषय लोगों के सामने रखता था। और हम तरुण शांति सेना के सभी लोगों में ये परंपरा बन चुकी थी कि बहुत गहराई से अध्ययन करना, चर्चा करना, इसलिए काफ़ी विषयों का अच्छा ज्ञान ग्रहण करने की तैयारी मेरी शुरू थी। और उन दिनों में मैं पहली बार एकदम सेकंड ईयर आर्ट्स फैकल्टी में पार्ट 1 नहीं किया, इसलिए विषयों का इंट्रोडक्शन नहीं। 9वीं 10वीं 11वीं में साइंस था, इसलिए बेसिक कुछ भी नहीं। पॉलिटिकल साइंस का कोई बेसिक नहीं है, अर्थशास्त्र का कोई बेसिक नहीं है, इकोनॉमिक्स का। ये 2 विषय मैंने लिए थे। सोशियोलॉजी में अटेंड करता था। 3 विषयों में मैं बहुत गहरा अध्ययन करता था और अपने क्लास में अपने प्राध्यापकों को सवाल पूछता था। मेरे इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक ये गोल्ड मेडलिस्ट थे यूनिवर्सिटी के। वो इतने अच्छे थे कि मेरे हर सवाल का जवाब देते थे। कई बार उनको मेरे सवालों के जवाब नहीं आते थे तो वो कहते थे कि ठीक है, ये सवाल का जवाब आज नहीं मैं दे सकता हूं, 1 हफ्ते बाद तुमको दूंगा।
फिर उनके ध्यान में आया कि मेरे सवाल क्यों ऐसे खड़े होते हैं। एक बार उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा कि आप जो अर्थशास्त्र हमें सिखाते हो कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र है, मैंने दास कैपिटल जो मार्क्सवादी अर्थशास्त्र है वो पढ़ा है, और इस कारण ये सब सवाल मेरे मन में खड़े होते हैं। तो वो व्यक्ति इतना प्रामाणिक था कि उसने अपने जीवन में पहली बार दास कैपिटल पढ़ा, तब मेरे सवाल सही माने में उनके समझ में आए, और अर्थशास्त्र के होशियार विद्यार्थी होने के कारण और कई सालों से अध्यापक होने के कारण उन सवालों के अच्छे जवाब मुझे दे पाए। सेम मेरे पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक की बात थी। अब सोशियोलॉजी के प्राध्यापक शायद इतने वेल स्टडीड नहीं थे, तो उन्होंने मुझे सवाल पूछने के लिए पाबंदी लगा दी थी। मैं बाकी विद्यार्थियों को सवाल सप्लाई करता था, इसलिए वो आगे चलकर बहुत बड़ा इश्यू बना। तो दो प्राध्यापकों का मैं उदाहरण आपके सामने रखा हूं। मेरे जीवन में मैंने जब अंधविश्वास के खिलाफ काम की शुरुआत की, तो मेरे जीवन में ऐसा कभी प्रसंग नहीं आया कि जिसका सवाल का जवाब मैं दे पाया या ना दे पाऊं, इसलिए मुझे अभ्यास कर कर बोलना पड़े। इस ढंग से बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके पहले, यानी अंधविश्वास का काम शुरू करने के पहले भी मैं वक्ता कर कर कई विषयों पर भाषण देता था। तब मेरे जीवन में भी कुछ सवाल आते थे। तब मुझे बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती थी, संकोच नहीं लगता था कि मैं ऐसा कहूं कि इसका सवाल अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद इस विषय का अभ्यास कर कर इसका मैं जवाब आपको दूंगा, ढूंढ कर जवाब दूंगा। ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता था। मेरे ही अध्यापकों का बहुत सुंदर उदाहरण मेरे सामने था। तो आप इस बात को अमल में ला सकते हो। डर क्यों पालते हो? जब कोई सवाल आपके सामने ऐसा खड़ा करे कि जिसका जवाब सही में आपको मालूम नहीं, तो प्रामाणिकता से कहिए कि अभी इस सवाल का जवाब मुझे पता नहीं, मैं इसका अध्ययन करूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। पुराना जमाना रहता तो मैं कहता कि मैं आपको लेटर भेजूंगा। आज के जमाने में आप कह सकते हो कि मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा या फिर ईमेल भेजूंगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब ठीक ढंग से मैं दूंगा। ये जो आप प्रामाणिकता से अपने आप को पेश करते हो, इस कारण आपकी खुद की इंटीग्रिटी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसका सामने के व्यक्ति पर भी गहरा असर होता है। उसको लगता है कि यह व्यक्ति प्रामाणिक है, टाल मटोल करने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, कुछ भी कह दिया और अपना समय निभा लिया, ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए यह डर मन से निकाल दीजिए। सवालों का जवाब आएगा तो मैं दूंगा, नहीं आएगा तो स्टडी कर कर दूंगा। हो सकता है कि शायद मुझे केवल खुद के स्टडी के द्वारा इसका पता ना चले, लेकिन इस क्षेत्र में, इस विषय में कुछ तज्ञ लोग होते हैं, उनकी मदद लूंगा। ये अगर एटीट्यूड आप ग्रहण करें, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं, तो ये तो प्रॉब्लम कुछ नहीं लगेगा, उल्टा ये बहुत अच्छे ढंग से सीखने का एक अवसर आपको प्रदान करेगा। आपने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला कि वो उतने अच्छे वक्ता नहीं थे, तो ये आपको उन पे जो फिल्म आई है वो देखने के बाद लगा या पहले से लगता है? सुमित उगे मुगे, इनका सवाल ऐसा है कि मनमोहन सिंह के बारे में जो आपने कहा कि वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे या नहीं है, तो ये क्या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये फिल्म देखने के बाद आपको लगा कि पहले से लगता था? भाई आजकल तो क्या है, प्रधानमंत्री कोई भी हो तो उनका भाषण तो आपको सुनना ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि उनकी सभाओं में आप जाएं। टीवी मीडिया रात दिन चिल्लाते रहता है। इसलिए तो मैंने कहा था कि राजीव गांधी शुरुआत में अच्छे नहीं बोलते थे। राजीव गांधी ने जब अध्यक्षता कांग्रेस की स्वीकारी संजय गांधी के मृत्यु के बाद, तब मैंने राजीव गांधी पर एक स्टोरी लिखी थी। हालांकि केवल स्टोरी नहीं थी, वो मेरे
यानी मेरा वीकली जो था उसकी कवर स्टोरी थी। 12 पन्नों की लंबी स्टोरी लिखी थी, बहुत हिट हुई थी, बहुत फेमस हुई थी। उस वक्त शुरुआत में बिल्कुल बोलना नहीं आता था राजीव गांधी जी को। उन दिनों में टीवी इतना, यानी प्राइवेट टीवी भी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन दूरदर्शन पर उनके भाषण आते थे। धीरे धीरे वो सही माने में भाषण सीखते गए, इफेक्टिव बोलते गए। और नागपुर में मैंने उनका लाइव भाषण सुना है चुनाव का। इंदिरा गांधी जी को मैंने बहुत पहले सुना था, यानी हमारे वर्धा में सेवाग्राम में एक शिक्षण परिषद आयोजित की गई थी। ये बांग्लादेश के पहले की बात है, बांग्लादेश युद्ध के पहले की बात, शायद 70 की बात है। इंदिरा गांधी को उन दिनों में गूंगी गुड़िया कहा जाता था। उनके शिक्षा इस विषय पर उद्घाटन का और समारोह का भाषण सुना। 3 दिन परिषद थी, उसमें से 2 दिन पूरे दिन वो अटेंड किया उन्होंने, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद। बहुत इफेक्टिव भाषण थे। और उसके बाद में तो उनके भाषण में बहुत सुधार आया। मनमोहन सिंह को मैं 10 साल सुनते आया हूं, यानी मैंने, आप सबने सुना है टीवी पर कंपलसरी। वो अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन उनकी एक खासियत है, वो जब बोलते हैं तो प्रामाणिकता से बोल रहे हैं, इसका डेफिनेटली परिणाम होता है। लेकिन उनकी आवाज बहुत ही विचित्र है। बोलते वक्त उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा महसूस होता है, हालांकि वो बहुत वेल कॉन्फिडेंट व्यक्ति है इसके बावजूद। इसलिए वो अच्छे वक्ता नहीं है, ये तो फैक्ट है। लेकिन वो प्रामाणिक है, ये लोगों तक पहुंचता है। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचता है। उनका भाषण, उनका कहना पॉलिटिकल नहीं होता है, यानी इसका मतलब थोड़ा सा जिसको हम चालाक कहेंगे, इस ढंग का नहीं होता है, यह हमें महसूस होता है। लेकिन वो अच्छे वक्ता तो नहीं है, ये तो बात सही है। यानी जिनका भाषण सुनने के बाद में व्यक्ति अगर सामने की प्रभावित होती है तो उसको मैं अच्छा वक्ता कहता हूं। इसीलिए अलग अलग रेंज के बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति भी अच्छा वक्ता हो सकता है, जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति भी बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है। जबकि वक्तृत्व के निकष उनको लगाए तो शायद वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं माने जाएंगे। लेकिन उनका भाषण सुनने के बाद में हृदय तक पहुंचता है, लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी बात मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं होती है, इसलिए मैंने कहा कि वो अच्छे वक्ता नहीं थे। पिक्चर मैंने देखा है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इतना ही नहीं, तो ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो किताब है बारू की, वो किताब भी मैं करीबन कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये मत मेरा अभी बना हुआ नहीं है, पहले से है। क्या आप बचपन से स्कूल कॉलेज में भी भाषण देते थे, जैसे रिपब्लिक डे वगैरह पर? आपने पहला भाषण कब दिया, किस टॉपिक पर दिया? सोनू मिश्रा। जाए कि मुझ जैसा व्यक्ति अगर ये सीख सकता है, भाषण कला सीख सकता है, और उसका हथियार जैसा बहुत ताकत से उपयोग कर सकता है, तो हर व्यक्ति ये कर सकता है। मेरे स्कूल में मेरा एक मित्र था, शिरीष गोपाल देशपांडे, बहुत बड़े मराठी के प्राध्यापक है, विज्ञान कवि कर फेमस है महाराष्ट्र में। वो स्कूल से बहुत सुंदर भाषण देते थे। बाद में मेरा स्कूल चेंज हुआ, वो वही पुराने स्कूल में रहे। फिर हम कॉलेज में साथ में आए, साइंस कॉलेज में। तब तक वो बहुत अच्छे वक्ता बन चुके थे।
और कॉलेज में जब वो भाषण देते थे तो मैं सुनते रहता था और हमेशा कहता था कि मुझे इस जैसे बोलना कब आएगा। और शायद इसीलिए मैंने पहले नाटक में भाग लेकर थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए ये प्रयास किया, और आगे क्या सब किस्सा मैंने आपसे कहा है। मैं मेरी उम्र के करीबन 20वें साल के बाद, 21 का शायद था, तब पहली बार आरवी के कॉलेज में हम शिक्षा में क्रांति ये विषय लेकर गए थे। और मेरे जो ज्येष्ठ सहकारी थे अशोक जी बंग, और हमारे साथ में दीपमाला कुबड़े टीचर थी स्कूल में, वो हमारे ज्येष्ठ सहकारी थे, वो भाषण देते थे। हम बस से प्रवास कर रहे थे आरवी जाने के लिए, तब मुझे मेरे मित्र ने, ज्येष्ठ सहकारी ने, अशोक बंग ने कहा कि आज तू प्रस्तावना करेगा, अब इतने दिनों से तू भाषण सुन ही रहा है, प्रस्तावना कर। मैं एकदम से हड़बड़ा गया, मैं क्या प्रस्तावना करूंगा? जो जमेगा वैसा कर, कुछ भी बोल कि शिक्षा में क्रांति ये विषय अशोक बंग और दीपमाला कुबड़े आपके सामने रख रहे हैं, ऐसा कहा तो भी चलेगा, तेरे को जो लगेगा बोल। अब मुझे करीबन आधा पौन घंटा वो प्रवास का मिला, बाद में भाषण शुरू होने के पहले का समय मिला, तब मैं अपने मन में दोहराते रहा, और शायद मैं 2-3 मिनट 4 मिनट कुछ तो भी बोला। क्या बोला मुझे आज तक पता नहीं है, याद भी नहीं है ठीक ढंग से। लेकिन जैसे ही बोलकर मैं बैठा तो अशोक ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि अच्छा बोलता है, हमेशा बोला कर। और मुझे लगता है उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और फिर मैंने मुझे बोलना उत्तम आना चाहिए ये ठान कर उस ढंग से प्रयास शुरू किया। और मेरे सामने तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण थे। मैं जयप्रकाश जी का भाषण सुनता था, विनोबा जी का भाषण सुनता था, बचपन से राम शेवाड़कर का भाषण सुनते आया था, बमो पुरंदरे का भाषण सुना था, विद्या वाचस्पति विष्णुजी क्षीरसागर इनके भाषण सुने थे, और ये सब मैं स्कूल में था तभी सुनता था। मुझे भाषण सुनना अच्छा लगता था। तो काफी वक्ता सुनते आने के कारण, और अभी तो आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे वक्ता को मैं 2 साल से सुन रहा था, तरुण शांति सेना में दाखिल हो गया था, तो बड़े बड़े वक्ताओं को सुनता था पूरे देश के। तो इसलिए सामने प्रेरणा बहुत थी, उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे थे, केवल मुझे कोशिश करनी थी, और मैंने कोशिश करना शुरू किया। मुझे कॉलेज के दिनों में भी, जब मैं साइंस कॉलेज में था, अपनी उम्र के 20वें साल तक एक वाक्य ठीक ढंग से बोलना नहीं आता था, यह फैक्ट है। उसके बाद में मैंने प्रयत्नपूर्वक वक्तृत्व, भाषण कला सीखी, मेहनत से सीखी, बहुत कष्ट लेकर सीखी। हर व्यक्ति इसको सीख सकता है। इंग्लिश में भाषण देने के लिए कैसे तैयारी करें? सुनील वाघ, इंग्लिश में भाषण देने के लिए कैसे तैयारी करें? देखिए भाई, भाषण देने के लिए एक ही ढंग की तैयारी करनी होती है। चाहे आप मराठी में भाषण दो, चाहे हिंदी में भाषण दो, चाहे इंग्लिश में भाषण दो, चाहे फ्रेंच में भाषण दो, आप भाषण मक कर कर, यानी रट कर कर, मेमोराइज कर कर नहीं दे सकते। वो बहुत गलत तरीका है, गंदा तरीका है। आपके मन में जो बात आपको कहनी है, वो पॉइंट्स के आधार पर अपने शब्दों में अपने आप को आपने व्यक्त करना चाहिए। अगर इंग्लिश में बोलने की आपको आदत नहीं है, लेकिन आप मराठी में अच्छा बोल लेते हो, लेकिन इंग्लिश जानते हो, तो आपको भाषण कला सीखने के लिए जो शुरुआत में मेहनत करनी पड़ी, उसी ढंग से यहां भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई विषय आपने चुना है, इस विषय पर आपको इंग्लिश में भाषण देना है, 15 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, 20 मिनट बोलना है, तो पूरा का पूरा शुरुआत में कुछ भाषण देने से आपको कॉन्फिडेंस आए, उस समय तक आप मराठी में अच्छा बोल लेते हो। इसके बावजूद
आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा भाषण बोलने की भाषा शैली में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। पूरा 20 मिनट का भाषण लिखिए। लिखने के बाद में आईने के सामने खड़े होकर उस भाषण को भाषण के तरीके से पढ़िए। यानी आप भाषण दे रहे हो, इस ढंग से पढ़िए। यह पढ़ते वक्त आपके ध्यान में आएगा कि शायद आपके वाक्य कुछ इस ढंग के हैं कि जो आप ठीक ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, उसको आपको सुधारना होगा, करेक्ट करना होगा। अक्सर भाषण में जब आप नई भाषा में भाषण देते हो तो सिंपल सेंटेंसेस रखना ज्यादा अच्छा है। बहुत अलंकारिक लैंग्वेज रखने की आवश्यकता नहीं, कंपाउंड सेंटेंसेस रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस में लिखिए, लेकिन ठीक ढंग से बोल पाए इस ढंग के वो सेंटेंसेस होने चाहिए। शायद आपने एक बार भाषण लिखने के बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हो आईने के सामने, तब 2 बार 3 बार और हर बात रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद सुनिए, अपने आप को करेक्ट कीजिए। इस ढंग से आपका लिखित भाषण आप सुधारिए। 3 बार 4 बार में शायद आपका भाषण करेक्ट आ जाए। आप खुश हो जाए कि चलो इस ढंग से अब ठीक हुआ लिखकर। ये जो आपका परफेक्ट भाषण लिखकर हुआ है ऐसा आपको लगता है, वो भाषण आप कई बार आईने के सामने पढ़िए। अब ये आपने लिखा हुआ भाषण है, इसलिए आपको रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके मन में जो है वही आपने लिखा है। जब आप 4 बार 5 बार 10 बार ये भाषण आईने के सामने दोगे और हर बार रिकॉर्ड करोगे और उसको सुनोगे, अगर आपको लगा कि 10वीं बार मैं बोला हूं, अभी बहुत अच्छा बोला हूं, यह ऐसा भाषण मैंने देना चाहिए और अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने खुद लिखा हुआ है, उसको खुद करेक्ट किया है, और उसके बाद में आप 10 बार उसको आईने के सामने बोल रहे हो, तो जाने अनजाने में ये सभी शब्द, सभी वाक्य आपके मुंह में और दिमाग में बैठ जाते हैं। फिर आप उसके आधार पर शॉर्ट पॉइंट्स निकालिए। शॉर्ट पॉइंट्स निकालने के बाद में उस शॉर्ट पॉइंट्स के आधार पर भाषण दीजिए। फिर आपका मोह हो जाएगा कि मैंने लिखा हुआ भाषण देखो, क्योंकि मुझे वाक्य याद नहीं आ रहा है। बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कि शॉर्ट पॉइंट्स के आधार पर आप जब बोलना शुरू करेंगे तो आपको वक्त पर कुछ वाक्य तैयार करने पड़ेंगे, कुछ सेंटेंसेस तैयार करने पड़ेंगे। करिए, कुछ गलतियां होगी। अभी तो आप आईने के सामने बोल रहे हो और रिकॉर्ड कर रहे हो, गलतियां होगी तो होगी, उसको ठीक कीजिए दूसरी बार। इस ढंग से पॉइंट्स के आधार पर आप बोल पाते हो वो 20 मिनट जो भी आपने समय तय किया है। ये कॉन्फिडेंस आने तक आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर पहली बार जाकर भाषण दे दीजिए। दूसरी बार भाषण देते वक्त आपको इससे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी बार इंग्लिश में भाषण देते वक्त शायद इससे और कम मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार आपको आदत गिर गई कि बाद में इस ढंग की तैयारी न करते हुए भी अब बोल पाओगे। अगर आप मराठी में अच्छा बोल पाते हो या अपनी मातृभाषा में अच्छा बोल पाते हो और इंग्लिश में बोलना कठिन जा रहा है, इसके पीछे का कारण ऐसा होता है कि जो मराठी में आप विचार करते हो, आपको सभी शब्द वक्त पर बराबर याद आते हैं, इंग्लिश के वैसे नहीं होते हैं। इसलिए दूसरा तरीका ऐसा है कि लोगों के साथ में इंग्लिश में बात करो। वो अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो खुद बात करो। टेप रिकॉर्डर ऑन करो आपका मोबाइल का और कुछ भी बोलो। आपने किसी चीज का वर्णन करो, जैसे कि आपने शायद कहीं ट्रिप के लिए आप गए थे, वहां का कुछ आपने देखा है, उसका वर्णन करो, जैसा भी जमेगा वैसा। वो वर्णन सुनो, उसमें क्या गलतियां हुई, ये इंग्लिश में बोल रहे हो आप, उसमें क्या गलतियां हुई, कौन से शब्द याद नहीं आए वगैरह वगैरह, उसको करेक्ट करो।
और वही अनुभव बहुत अच्छे ढंग से मैं बोल पाया हूं, ये आपको लगे तब तक बोलते रहो, रिकॉर्ड करते रहो, सुनते रहो। सेम आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा, उसका वर्णन करो, इसी ढंग से एक बार बोलो, केवल इंग्लिश में, उसमें कोई मराठी हिंदी शब्द नहीं आने चाहिए, वाक्य जैसे जमे के वैसे बोलो। आपको तो किसी को बताना नहीं है, खुद ही सुनना है, इसलिए आप पर कोई प्रेशर भी नहीं है। इस ढंग से अपने विचार, आपकी मन की भावनाएं, हमारे मन में आए जो भी बातें हैं, वो अपने शब्दों में, इंग्लिश में व्यक्त करने की आपको आदत होगी। एक तरफ आप भाषण की प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरे तरफ अपने आप को इंग्लिश में व्यक्त करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। कुछ दिनों बाद आप बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश में भाषण देना शुरू करोगे, और कुछ दिनों बाद तो आप मराठी में बोल रहे हो क्या और इंग्लिश में बोल रहे हो क्या, इसमें आपको फर्क महसूस नहीं होगा। फिर आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी कितनी अच्छी है, मराठी की उतनी अच्छी है कि नहीं, इस कारण जो भी फर्क गिरेगा दो लैंग्वेजेस में, वो गिरेगा, पड़ेगा फर्क, दोनों में फर्क होगा, लेकिन फिर भी आप अच्छा बोल पाओगे उस लैंग्वेज में। ये तरीका है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप बोल पाओगे। हाँ, एक मराठी में ऐसा मुहावरा है कि बोले तसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। तो जो क्या हर वक्त ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी बोलता है भाषण में वैसा ही वो करे? अगर ऐसा वो न कर पाए तो उसने वो बोलना ठीक होगा क्या? सुमित उगे मुगे, सुमित उगे मुगे, इनका सवाल ऐसा है कि मराठी में एक कहावत है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। बोले तैसा चाले यानी जैसा बोलता है वैसा ही अपने जीवन में जो करता है उसी के पैर छूने चाहिए, यानी उसी को आदर देना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। ये मैं पहले से आपको कह रहा हूं कि अगर आपको सही माने में अच्छा वक्ता बनना है, लोगों को प्रभावित करने वाला वक्ता बनना है, तो सच ही बोलना बहुत आवश्यक है। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। फेंकू ये एटीट्यूड आपकी इमेज को खत्म कर देता है। चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा वक्ता हो, कितना भी अच्छा नाटक करता हो, नाटक नाटक होता है, लंबे समय तक उसका असर नहीं होता है। सच का प्रभाव हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए जो बातें आप कहते हो, देखिए आपने कोई विचार सामने रखने हैं और एक वैचारिक स्तर पर आप इन विचारों को रख रहे हो। जैसे कि आपने मार्क्सवाद क्या होता है ये लोगों के सामने रखा है, तो लोग आपसे अपेक्षा नहीं रखेंगे कि मार्क्सवाद के जो भी तत्व है वो आपके जीवन में आप अमल में लाए। गांधीवाद क्या है इस विषय पर आपने बात रखी। आप अलग अलग विषयों को इस ढंग से लोगों के सामने रख रहे हो, और रखते वक्त आप गांधी जी ने क्या कहा ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपका एटीट्यूड क्लियर है। मार्क्स ने क्या कहा ये एटीट्यूड क्लियर है, उसी ढंग से आप लोगों के सामने बात रख रहे हो, तो शायद कोई आपसे ये अपेक्षा नहीं करेगा कि आपने वो तत्व अपने जीवन में अमल में लाने चाहिए। लेकिन आप गांधी की बात रखते वक्त अपने आप को गांधीवादी कहते हो। गांधी के इन मूल्यों को मैं बहुत मानता हूं ऐसा भी आप कहते हो, और आपका जीवन, आपका जीना, आपका रहन सहन इसके विपरीत है, तो फिर वो विरोधाभास तो लोगों के ध्यान में आएगा। उससे भी कुछ कठिन विषय होते, जैसे आप स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हो, स्त्री पुरुष समानता चाहिए ऐसी बात लोगों के सामने रख रहे हो, लेकिन आपका खुद का आचरण स्त्रियों को कम आंकने वाला है। आप खुद के घर के स्त्रियों के बारे में अलग से आचरण करते हो, तो फिर तो आपको ढोंगी कहा जाएगा।
माना जाएगा, लोगों पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि वक्ता एक दिन में नहीं बनता है और ना ही एक दिन में टिकता है। आज जो वक्ता बहुत इंप्रेस कर गया कुछ लोगों को, तो वो बात जिंदगी भर कब टिकेगी? जब वो हमेशा लोगों को इस ढंग से इंप्रेस करते जाए तभी टिकेगी। आपको अपने जीवन में जो भी बात कहनी है वो सच्चाई के साथ में रखिए। मैं एक उदाहरण दूंगा कि मैं जब कानून के लिए उद्धव जी ठाकरे जी से मिलने के लिए गया, वो शिवसेना के प्रमुख है, आप सबको पता है। शुरुआत में ही मैंने प्रबोधनकार ठाकरे जी का नाम लेने के पहले ही उन्होंने शुरू किया। हमारे ग्रैंडफादर प्रबोधनकार ठाकरे, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। अब जब कोई ऐसी बात कहेगा तो दूसरा सवाल आएगा कि प्रबोधनकार ठाकरे जी के विचार, इतना बड़ा काम उन्होंने किया, आप उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उस क्षेत्र में, बहुत विचार रखे, मेरे ग्रैंडफादर है, हमको उनके प्रति बहुत आदर है, हम उनको बहुत मानते हैं, लेकिन वो कहाँ, हम कहाँ, उनके आसपास हम नहीं हैं, उनके विचार अपने जीवन में हम अमल में नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी आपके कानून को मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के विचारों का वो कानून है। और उसी के आधार पर आगे की भी चर्चा हुई बाद में, और उन्होंने सपोर्ट भी दिया शिवसेना ने। अब मैं आरोप तो नहीं कर सकता हूं उद्धव जी ठाकरे जी के ऊपर कि आपके ग्रैंडफादर ऐसा ऐसा कहते थे और आप ऐसा ऐसा कह रहे हो। वो पहले ही कह रहे हैं कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूं, मेरी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं या वगैरह 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 बाकी बातें। तो ये अधिकार तो आपके पास हमेशा है ना, कि आप कोई बात कह रहे हो लेकिन वो बात मैं अपने जीवन में अमल में नहीं ला सकता, नहीं ला रहा हूं, ये प्रामाणिकता से आप लोगों के सामने कह भी सकते हो। लेकिन उसके बाद जो बात आप कह रहे हो उसका इफेक्ट नहीं बचेगा। यानी आप ऐसी कोई बात कह रहे हो कि जो आप खुद प्रैक्टिकली अपने जीवन में अमल में नहीं ला सकते हो और हमको बता रहे हो, तो हम क्यों अमल में लाए? तो ये बात बदलाव के लिए उसका उपयोग नहीं होगा, केवल इंफॉर्मेशन लोगों तक जाएगी, लेकिन चलेगा। लेकिन आपकी इंटेग्रिटी, आपकी प्रामाणिकता कायम रहेगी। इसलिए कभी भी झूठ का आडंबर नहीं करना चाहिए किसी वक्ता ने। कोई बात बहुत अच्छी है, वो लोगों ने अमल में लानी चाहिए, लेकिन मैं खुद अपने जीवन में अमल में नहीं ला सकता, इसलिए जो लोग अमल में लाएंगे उनकी मैं बहुत तारीफ करूंगा, उनको बात मैं मानूंगा, ये कह सकते हो आप, और सच्चाई के साथ में आप जुड़े रह सकते हो। इसलिए ये जो आपने कहा, बोले तैसा चाले, बोले तैसा चाले, मराठी में चाले कहा जाता है। अब हिंदी में बोलने की आदत कर रहा हूं तो मेरे मुंह में भी चाले आ जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। त्याची वंदावी पावले ये छोड़ दो, लेकिन हम जैसा बोलते हैं, बताते हैं, वैसा अपने जीवन में अमल में लाने का हमने आग्रह रखना चाहिए। उससे हमारा व्यक्तित्व भी विकसित होता है, हमारी भाषण कला भी निखरती है, हमारे आवाज को वेटेज आता है, क्योंकि उसके पीछे सच्चाई खड़ी होती है। क्या किसी के भाषण शैली की कॉपी करना गलत है? संतोष खड़े। संतोष खड़े, इनका सवाल ऐसा है, क्या किसी के भाषण शैली की कॉपी करना गलत है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं तो उल्टा कहता हूं, जिस व्यक्ति का भाषण आप बहुत प्रभावित होकर सुनते हो,
या फिर जिनका भाषण सुनने के बाद में आप बहुत प्रभावित होते हो और आपको प्रेरणा मिलती है कि मैंने भी ऐसा भाषण देना चाहिए, आप चाहो ना चाहो जाने अनजाने में उसकी कॉपी करने की कोशिश आप करते हो, आपकी इच्छा हो ना हो। अमिताभ जी ने भी ये बात कही थी कि हम दिलीप कुमार जी का अभिनय देखकर बड़े हुए हैं, दिलीप कुमार जी बहुत सुंदर अभिनय करते हैं ऐसा मानते आए हैं, इसलिए जाने अनजाने में जब भी हम कोई अभिनय अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी कॉपी कर जाते हैं। अब अमिताभ प्रामाणिक व्यक्ति है इसलिए उन्होंने कमिट किया, बोल दिया। आज आप कह सकते हो क्या कि अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार की कॉपी करता है? मैं तो दिलीप कुमार से अमिताभ बच्चन बेहतर बेहतर अभिनय करने वाला व्यक्ति है ऐसा मानता हूं, और वो उन्होंने बार बार प्रूव किया है। शायद दिलीप कुमार जी को इतने वर्सटाइल रोल नहीं मिले जितने अमिताभ जी को मिले हैं, और वो दिलीप कुमार से भी बेहतर एक्टर है ये उन्होंने सिद्ध किया। पीकू का अमिताभ बच्चन, या फिर जिसमें छोटा बच्चा बनते हैं, विद्या बालन का जो सिनेमा था, विद्या बालन उनकी मां बने थी, उसका अभिनय, ऐसे वर्सटाइल, या फिर ब्लैक का अभिनय, ऐसे वर्सटाइल अभिनय करने का अवसर शायद दिलीप कुमार को नहीं मिला। अब अंदर में उनकी क्या कैपेसिटी है ये तो हमको पता नहीं है, हमको जो दिखता है, उन्होंने जो अभिनय किया है उसी के आधार पर तुलना कर सकते हैं। तो जो अमिताभ खुद कमिट करते हैं और सुपरस्टार होने के बाद कमिट करते हैं कि जब भी हम अच्छा अभिनय करने की कोशिश करते हैं तो जाने अनजाने में हम दिलीप कुमार की कॉपी करते हैं। लेकिन आज कोई भी अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार की कॉपी करता है ऐसा नहीं कह सकता है। सिमिलैरिटीज हो सकती है लेकिन अपने स्टाइल से अमिताभ का अभिनय होता है। यही बात वक्तृत्व के बारे में होती है। मुझ पर गहरा असर था, हालांकि मैं बचपन से प्राचार्य राम शेवाळकर को सुनते आया था, बहुत बड़े वक्ता थे, लाखों में एक वक्ता माना जाता है उनको। उनके विविध प्रकार के भाषण सुनते आया था, उनके साथ में भाषण के दौरे भी मैंने किए थे, मेरे स्टेज पर कई बार वो आए। बमो पुरंदरे को मैं सुनते आया, विद्या वाचस्पति विष्णुजी क्षीरसागर को सुनते आया, और भी कई नेता मैंने सुने, और भी कई लोगों को मैंने सुना, विनोबा जी को भी सुना। लेकिन जब मैं दादा धर्माधिकारी को सुनते आया और मेरी उम्र के साधारणतः 21 साल में, 19-20 का था तब मैं पहली बार दादा को सुना मैंने, और मैं इतना प्रभावित हुआ। और बहुत ही सुंदर वक्ता थे, बहुत प्रभावी करने वाले वक्ता थे, इंटेलिजेंट भी भाषण हो और लोगों को ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचे भी, इसका बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन था। तो दादा धर्माधिकारी के भाषण शैली का मुझ पर बहुत असर था, और मैं शुरुआत में उनकी कॉपी करीबन करीबन करता था। मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते भी थे और उसका मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता था, क्या हुआ दादा की कॉपी मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं दादा की कॉपी करना कब मैंने छोड़ दी इसका मुझे पता भी नहीं चला। मेरी खुद की भाषा शैली विकसित हुई, अलग भाषण की कला विकसित हुई, और मैं कोई एक ही ढंग से भाषण नहीं देता हूं। जब मैं अंधविश्वास के खिलाफ भाषण देने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरी अलग शैली होती है भाषण देने की, और जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भाषण देता हूं तो मेरी भाषण शैली अलग होती है। विषय के अनुरूप वो बदलते रहती है, इवन प्रसंग के अनुरूप वो बदलते रहती है। यह हर वक्ता के बारे में होना चाहिए। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, या फिर मेरे संगठन में जो भी लड़के मेरे साथ में मुझसे प्रभावित होकर ही सब लोग मेरे संगठन में कार्यकर्ता बने। कई कार्यकर्ता जैसे के वैसे मेरा भाषण रिपीट करते थे,
कॉपी करते थे। बाकी मित्र यानी हमारे कार्यकर्ता, उनके मित्र उनको चिढ़ाते थे, उनके बारे में कुछ कुछ बोलते थे, तब मैं उनको डांट देता था। मैं बोलता था उनको बिल्कुल निरुत्साहित मत कीजिए, वो अगर कॉपी करते हैं तो उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। केवल मैं कहता था कि हर वक्ता ने प्रामाणिक वक्ता बनना चाहिए। बीच बीच में हमारे संगठन के ये वक्तृत्व प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। धीरे धीरे उन वक्ताओं की एक अपनी शैली बनी, बहुत सुंदर वक्ता वो बने। आज उनको कोई नहीं कह सकता कि वो श्याम मानव की कॉपी करते हैं। इसलिए शुरुआत में आपको जो बहुत आदर्श वक्ता लगता है उसकी कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाषण देने की शैली के बारे में, भाषण देने के मटेरियल के बारे में, भाषण देने के हर चीज के बारे में प्रामाणिक रहिए, अपने आप को सुधारते रहिए। आप जिसकी कॉपी कर रहे हो वो कॉपी छूट जाएगी, आपकी खुद की शैली उसमें से विकसित होगी। यही उत्तम वक्ता बनने का बढ़िया तरीका है। सर, बहुत लोग सवाल पूछते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण कौशल शायद सबसे उच्च कोटि का है, क्योंकि उनसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो उनके भाषण शैली या कौशल के बारे में आप क्या कहेंगे? सिद्धि विनायक नाम के चैनल से सर। सिद्धि विनायक चैनल ने ये सवाल पूछा है और काफ़ी लोगों ने भी ये सवाल पूछा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके भाषण से खूब लोग प्रभावित होते हैं, इनके भाषण शैली के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो बहुत निरपेक्ष होकर, तटस्थ होकर कहने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के विचार मुझे मान्य हैं, नहीं मान्य हैं, ये बात अलग हो गई। लेकिन उनकी भाषा शैली, उनका भाषण का तरीका, और मैंने आज तक जो भाषण कला सीखी है, इवॉल्व की है, एक अभ्यासक कर एक इस विषय का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कर मैंने भाषण कला की तरफ देखा है। नरेंद्र मोदी इतने सक्सेसफुल भाषण देने वाले व्यक्ति होने के बावजूद मैं उनको बहुत अच्छा वक्ता नहीं मान सकता, क्योंकि उनके भाषण में, भाषण देने का जो तरीका है, एग्रेसिवनेस होना मैं बुरा नहीं मानता। मैं बाला साहब ठाकरे का भी भाषण सुनते आया हूं। बाला साहब ठाकरे अपने भाषण में जो विचार रखते थे वो बिल्कुल मुझे मान्य नहीं होते थे। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि बाला साहब बहुत सुंदर वक्ता है। वैसे मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कह सकता हूं, और मैं जो कह रहा हूं शायद आप तक पहुंचा है। ये जो आजकल फेंकू फेंकू शब्द बड़े पैमाने पर उपयोग में आ रहा है और ये लोगों को सच लगने लगा है, ये क्यों, ये भी आपने समझ लेना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी पर कोई इस ढंग का आरोप नहीं कर सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण के जरिए बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स वो करते थे, वकील जैसे आर्गुमेंट्स करते थे, भाषण के कई गिमिक्स अमल में लाते थे। लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति प्रामाणिक है, ये प्रामाणिकता लोगों तक पहुंचती थी, क्योंकि उनका जीवन भी उसी ढंग से था। भारत में यह पहला व्यक्ति है कि जो आरएसएस का होने के बावजूद, भाजपा का होने के बावजूद, एक पक्ष का प्रमुख होने के बावजूद, जब उनको पूछा गया कि आप ब्रह्मचारी हो, तो उन्होंने कहा, नम्रतापूर्वक कहा
कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं अविवाहित हूं। अब जब अटल बिहारी जी ने शादी नहीं की थी और वो कहते हैं मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कहीं ना कहीं रहा है, विदाउट मैरिज रिलेशन रहा है। यह बात इतनी जाहिर तरीके से आरएसएस का होने के बावजूद वो व्यक्ति कहता है, इसमें अटल जी का नुकसान हुआ क्या? अब हालांकि जिन्होंने भारतीय संस्कृति, चारित्र्य संपन्नता वगैरह इन सब चीजों को बहुत महत्व देने वाला आरएसएस है, ऐसा माना जाता है। ऐसे संगठन के होने के बावजूद उन्होंने ये बात कही, लेकिन लोगों ने, किसी ने उनको, उनके दुश्मन ने भी उनको चरित्रहीन नहीं कहा, उल्टे उनके प्रामाणिकता की तारीफ हुई। केवल इस वाक्य के कारण नहीं तारीफ हुई, क्योंकि उनका टोटल व्यक्तित्व उस ढंग का था, इसलिए उस प्रामाणिकता की तारीफ हुई। वो अगर केवल इस बात के लिए प्रामाणिक होते और बाकी चीजों के लिए अप्रामाणिक होते तो शायद ये वाक्य चरित्रहीन कर ही लिया जाता। तो टोटल उनका इंपैक्ट एक प्रामाणिक व्यक्ति का था, जबकि उनकी भाषा शैली को, उनके भाषण के तरीके को मैं बहुत ऊंचा नहीं आंकता हूं, जबकि पूरे भारत में वो बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं। लेकिन वो इंपैक्ट नरेंद्र मोदी जी के भाषण का नहीं होता है। ये प्रामाणिकता लोगों तक नहीं पहुंचती है, सब लोगों तक नहीं पहुंचती है, और कहीं तो भी फेंकू शब्द सच लगने लगता है, जुमलेबाजी सच लगने लगता है। यह सबसे बड़ा अंतर है। अब पॉलिटिकली ये सक्सेसफुल भाषण देने का तरीका है कि नहीं, हो सकता है, उसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं। लेकिन मैं जिस ढंग से भाषण कला की ओर देखता हूं, भाषण कला का उपयोग होना चाहिए ऐसा मानता हूं, वही मापदंडों के आधार पर मैं इसका मूल्यांकन करूंगा, और उस आधार पर मैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण को बहुत ऊंचे दर्जे का भाषण नहीं मानता हूं, भाषण कला नहीं मानता हूं। अगर मास अपील चाहिए तो उत्स्फूर्त भाषण देना चाहिए, ऐसे पॉइंट वगैरह लिखकर थोड़े लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, विशाल जन समुदाय को नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? मधुकर कंधारे। नहीं तो फिर लिख के अगर ऐसा बोला तो ऐसा लगता है बहुत कृत्रिम, ऐसा लगता है। मधुकर कंधारे, मधुकर कंधारे, इनका सवाल ऐसा है कि अगर आपको मास को प्रभावित करना है, बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करना है, तो उत्स्फूर्त भाषण देना चाहिए। ये तैयारी कर भाषण कुछ लोगों के लिए दिया जा सकता है, मास के लिए नहीं दिया जा सकता है। ये आप किस आधार पर कह रहे हो मुझे पता नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में मेरे भाषण को जितने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं और होते आए हैं गए 30 सालों में, 35 सालों में, कोई सामाजिक कार्यकर्ता के भाषण के लिए इतने बड़े पैमाने पर कभी लोग इकट्ठा नहीं होते आए हैं। लेकिन मैं अपना तो हर भाषण तैयारी से ही देते आया हूं। आपको बता दूं कि जो लोग आपको लगता है कि उत्स्फूर्त भाषण देते हैं, वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छी तैयारी कर पहले बोले रहते हैं, इसीलिए इफेक्टिव भाषण दे पाते हैं। यह हमेशा याद रखिए। आपको तैयारी करना है, जैसा मैंने पहले कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाषण की तैयारी कैसी करनी है, इंग्लिश में कैसे बोलने के लिए तैयारी करनी है। यह शुरुआत की बात है। एक बार आप यह कौशल प्राप्त कर पाए कि आपके मन में जो है वो ठीक ढंग से आप सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक शब्दों में, एग्जैक्ट शब्दों में व्यक्त कर सकते हो, ये कैपेसिटी एक बार आपको आने के बाद में आपको बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती है। केवल आपको मुझे क्या कहना है इतना याद रखना है, चाहे आप चीट पर लिखे, चाहे किसी का ना लिखे,
मन ही मन उसको प्लान किया, तो आपका भाषण एक डिसिप्लिन्ड भाषण होता है। नहीं तो मैं कई वक्ताओं को सुनते रहता हूं, वो बोलते बोलते एक मुद्दा शुरू करते हैं, ये बोलते बोलते कहीं कहीं तो भी घुस जाते हैं और पहला मुद्दा भूल जाते हैं, उसका कनेक्शन ही भूल जाते हैं। अब पत्रकार कर कर मेरे जैसे व्यक्ति को आदत हुई होती है कि ये आदमी क्या बोला, उसके पॉइंट्स निकालो, इसलिए पता चलता है कि इसका भाषण टोटली जो मन में आया वो बोल रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और जो वैचारिक भाषण है, लोगों को प्रभावित करने वाले भाषण है, तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, पॉलिटिकल भाषण, चुनाव के भाषण ऐसे हो सकते हैं, इधर की एक बात, उधर की एक बात, उधर की एक बात, इसको गाली, उसको गाली, उसको गाली, हमने कड़ा किया, झूठ मूठ सामने रख दिया। लेकिन वो भी भाषण अगर ठीक ढंग से प्लान कर कर बोला जाए तो बहुत इफेक्टिव होता है। और इसके बारे में आप शरद पवार जी को सुनिए। अब शरद पवार जी का आवाज तो आजकल अच्छा नहीं है, लेकिन शरद पवार जी बहुत इफेक्टिव वक्ता रहे। और पॉलिटिकल वक्ताओं में, सब्सटेंस के साथ में बोलने वाले वक्ताओं में से मैं एक उनको मानता हूं। एक तो उनकी बहुत विषयों की समझ बहुत अच्छी है, काफी विषयों का उनको गहरा ज्ञान है। मैंने खुद उनके इंटरव्यूज लिए हैं, इसलिए मुझे पता है। काफी विषयों का उनको बहुत गहरा ज्ञान है, और वो उनके पॉलिटिकल व्याख्यान में भी, पॉलिटिकल भाषणों में भी झलकता है। यही बात यशवंतराव चव्हाण जी के बारे में थी। तब यशवंतराव जी चव्हाण जब एक्टिव थे, तब तो मैं बहुत छोटा था, उनके भाषण सुने थे, लेकिन इमरजेंसी में वो थे, तब भी उनके भाषण सुने थे। तब टीवी वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर देखने का अवसर नहीं था, लेकिन जो कुछ भाषण सुनने को मिले, तब पॉलिटिकल भाषण होने के बावजूद केवल पॉलिटिकल भाषण उनका नहीं होता था, उसमें कुछ सब्सटेंस होता था। वैसी ही बात शरद पवार जी के भाषण में होती है। अभी उनकी आवाज ठीक नहीं है, उन बीमार थे, आप सबको पता है, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता थे। ऐसी बात मैंने एक भी बार, इतने भाषण मैंने सुने हैं नरेंद्र मोदी जी के, केवल चुनाव के भाषण नहीं सुने। तो प्रधानमंत्री के भाषण तो आपको कंपलसरी सुनने पड़ते हैं, सब टीवी पर चलता है। कोई भी सब्सटेंस की बात, गहराई की बात मैंने कभी महसूस नहीं की मोदी जी के भाषणों में, जो कि शरद पवार जी के 10 मिनट के भाषण में आ जाती है। तो ये फर्क है। इसलिए आप जो कह रहे हैं उत्स्फूर्त भाषण, ये उत्स्फूर्त भाषण आपको लगता है, वो नहीं होता है अगर अच्छा वक्ता है तो। फिर मैं अलग अलग लोगों के भाषण सुनते रहता हूं, जैसे कि काफी राजकीय नेता है, बहुत अच्छे बोलते हैं। जैसे हमारे विलासराव जी देशमुख थे, मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। सुशील कुमार शिंदे बहुत अच्छे वक्ता है, इनको बहुत विषयों का अच्छा अच्छा ज्ञान भी है, काफी पढ़ते भी है, लेकिन कोई बात गहराई से उन्होंने कही ऐसा कभी महसूस नहीं होता है। समय बहुत अच्छा ढंग से निभा लेते हैं, हंसी मजाक के साथ में किसी की तारीफ करेंगे, किसी के बारे में कुछ अच्छा आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, लेकिन आपके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाए ऐसा उनके बारे में नहीं होता है। यह देवेंद्र जी फडणवीस के बारे में हो सकता है। अब देवेंद्र जी फडणवीस के भी मैंने अलग अलग भाषण सुने हैं, वो भी हमेशा कोई ना कोई बात गहराई से रखने की कोशिश करते हैं। तब पता चलता है कि ये केवल व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है, इसको काफी विषयों का अच्छा ज्ञान भी है। साहित्य सम्मेलन में नितिन गडकरी जी का भाषण हुआ, यवतमाल के साहित्य सम्मेलन में।
अब नितिन और मैं कॉलेज के दिनों में साथ में बोलते थे, डिबेटिंग में हिस्सा लेते थे, और हमारे जमाने में सुपरफिशियल बोलने वाले बहुत लोग थे। एक शेर, दो शेर, तीन शेर, 7 मिनट के भाषण में वही वही बातें और केवल प्राइज ले लेना। तो आग्रह से अभ्यास कर कर बोलना चाहिए। ऐसे बोलने वालों में से मैं, नितिन वगैरह थे। मैं थोड़ा सीनियर हूं उनसे, यानी एज से और बाकी चीजों से। नितिन के कई भाषण मैंने सुने, लोकसभा के उनके भाषण हैं। अभी वो मंत्री है, अपने विषय के बारे में बोलेंगे, इफेक्टिवली बोलते हैं, लेकिन वो वहीं तक सीमित होता है, उनके काम के बारे में होता है। रोड के बारे में जब वो बोलेंगे तो इतनी बारीकियां बोलेंगे लोकसभा जैसे स्थान पर भी, कि सामने का व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। अरे भाई, इसका गहरा अध्ययन है अपने विषय का। लेकिन साहित्य सम्मेलन में जो भाषण हुआ वो एकदम से अलग भाषण था, सब लोग खुश हो गए। जो नितिन गडकरी को गाली मारने वाले लोग थे वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। बहुत दिनों बाद एक गहरा विचार प्रवण भाषण उन्होंने किया। तो क्या आपको लगता है उत्स्फूर्त बोले वो? कुछ लोग सामने पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ लोग पॉइंट्स नहीं लिखते। अभी जैसे नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति हैं, हफ्ते में कम से कम 10, 12, 15 भाषण तो उनको देने ही होते हैं। तो क्या बोलना है, इसकी कुछ चीजें दिमाग में सेट हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वही बात अगर वहीं बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, तो वह इंप्रेशन नहीं बचेगा। इसलिए समयानुरूप उसमें बदल करना होता है। इसलिए मुझे क्या बोलना होता है थोड़ा सा दिमाग में पहले से रखते हैं। कई बार भाषण तैयार किया जाता है, उनके जो लेखक होते हैं, हर बड़े मंत्री के साथ में लेखक होते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लेखकों की जरूरत नहीं गिरती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाषण के पॉइंट्स तैयार करो, ताकि इंफॉर्मेशन मुझे खुद ढूंढनी ना पड़े, अपने आप आ जाए। इतनी मदद तो लेते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्लान करते हैं। एक बार आप सीजन्ड वक्ता बन गए कि उसके बाद में आपको बहुत तैयारी, जैसे मैंने पहले कही, उस ढंग की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको इतना नॉलेज अलग अलग विषयों का होता है, इतना अनुभव होता है कि उसके आधार पर केवल अपने दिमाग में भी आप पॉइंट सेट कर सकते हो और मुझे इस ढंग से आज बोलना है ऐसा तय कर सकते हो। आपने कोई भी भाषण कितना भी सेट किया तो भी जो अच्छा वक्ता होता है उसको ऐन वक्त पर बोलते बोलते 4 चीजें सूझती है और उसका वो उपयोग करता है। यही तो अच्छे वक्ता होने का लक्षण भी होता है, यानी उसमें उत्स्फूर्तता होती है। केवल अभ्यास उसने जो किया है, उतना विचार किया है, उतना ही नहीं बोलता है। वो बोलते बोलते उसे कुछ चीजें सूझती है, वो भी वो कहता है। लेकिन आप कहोगे कि कोई व्यक्ति प्लान नहीं करता है भाषण, केवल उत्स्फूर्त भाषण देता है, जो मन में आता है वक्त पर वही बोलता है और वो बहुत अच्छा वक्ता है, तो ये आप जो कह रहे हो ये संभव नहीं है। आपको वो महसूस कराता है कि वो स्फूर्त बोलता है, लेकिन जो प्लान करता है उसी का भाषण अच्छा होता है। आगे सुपरस्टिशन के ऊपर अगर एक अच्छा भाषण देना है तो उसे कैसे तैयार करें, क्या क्या पॉइंट्स है? लगभग अगर 15 मिनट का भाषण देना है और ऐसे लोगों के सामने देना है जो नए हैं, कॉलेज में वगैरह, अगर ऐसा सेमिनार लेना है। सोनू मिश्रा इनका सवाल। सोनू मिश्रा इनका सवाल ऐसा है कि सुपरस्टिशन पर मुझे भाषण देना है, 15-20 मिनट का भाषण देना है, नए लोगों के सामने देना है, तो मैंने क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले अंधविश्वास इस विषय की जानकारी आप प्राप्त कीजिए, उस विषय का अच्छा अध्ययन कीजिए। आप बोलोगे मुझे 15 मिनट का तो भाषण देना है, क्या अध्ययन करने की जरूरत है? देखिए, आप जब भी भाषण देते हो तो आपको उस विषय की कितनी जानकारी है, आपका उस विषय के जानकारी के बारे में कितना आपका आत्मविश्वास है,
उसके सच्चाई के बारे में आपके मन में कितना आत्मविश्वास है, ये आपके भाषा में, आपके शब्दों में झलकता है और लोगों तक पहुंचता है। इसलिए अंधविश्वास के क्षेत्र में जो जो चीजें आती है उसका अध्ययन हमारा होना आवश्यक है। तो मैं कहूंगा कि अंधविश्वास के ऊपर काफी वीडियोस अपलोडेड है, उनको सुनिए। सब सुनते वक्त उसके पॉइंट भी निकालिए। अब मैं अंधविश्वास के खिलाफ जो भाषण देता हूं, बोलता हूं, वो बहुत अच्छे लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ होता है। तो आपको अनायास बहुत अच्छे लॉजिकल आर्गुमेंट्स उसमें मिल जाते हैं। केवल कोरी बात आप कहोगे तो लोग कन्विंस नहीं होंगे। कन्विंस होने के लिए लॉजिकल आर्गुमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। वो आर्गुमेंट्स भी आप ठीक ढंग से समझ लीजिए, शायद उसके नोट्स निकालिए, और फिर उसके बाद में तय कीजिए कि मुझे 15 मिनट में बोलना है, तो कौन सा हिस्सा मैं इसको लोगों के सामने रखूं। हमेशा याद रखना है कि जब भी लोगों के सामने बात रखनी है तो जो रखनी है वो कन्विंसिंग तरीके से रखनी है। 10 बातें, इसको भी स्पर्श किया, उसको भी स्पर्श किया, भूत के बारे में भी बोला, मंत्र तंत्र के बारे में भी बोला, चमत्कारों के बारे में भी बोला, 2 मिनट इसके बारे में, 2 मिनट इसके बारे में, आपका भाषण का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन से विषय के बारे में बोलूंगा। चमत्कारों के बारे में बोलूंगा, बाबा और चमत्कार। 15 मिनट में एक ही विषय में रख सकता हूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा उल्लेख कर सकता हूं कि अभी 15 मिनट का समय है, इसलिए मैंने केवल एक विषय आपके सामने रखा। लेकिन केवल मैं इतना कहूंगा कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र का कोई परिणाम नहीं होता है, कोई किसी को मार नहीं सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सब चमत्कार झूठे होते हैं। किसी व्यक्ति में कोई दैवी शक्ति नहीं होती है, किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसे आप केवल आधा आधा, एक एक वाक्य, ऐसे 8-10 चीजें कह सकते हो। लेकिन कम से कम एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को कन्विंसिंगली आप कन्वे कर पाओ। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं भूत के बारे में बोलूंगा, मंत्र तंत्र के बारे में बोलूंगा, या फिर बाबाओं के चमत्कारों के बारे में बोलूंगा, या फिर बाबाओं के स्त्रियों के शोषण के बारे में बोलूंगा। कोई तो भी एक हिस्सा आपको उठाना पड़ेगा, या फिर ज्योतिष के बारे में बोलूंगा, और उस हिस्से को 12-13 मिनट कन्विंसिंगली आप बोल रहे हो। और टोटल अंधविश्वास में क्या क्या विषय आते हैं इसका उल्लेख 1 मिनट में, 2 मिनट में आप कर रहे हो, तो ये चलेगा। तो पहले कौन सा विषय आप पहले कन्विंस होते हो कि जिसके कारण आप ज्यादा प्रभावित हुए। चमत्कारों के भाग के कारण प्रभावित हुए, भूत के कारण प्रभावित हुए, मंत्र तंत्र के कारण प्रभावित हुए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आजकल के जवान पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी है, इसके बावजूद उनके सामने मुझे बोलना है और वो नसीब वगैरह चीज को मानती है, तो उसके बारे में मुझे बोलना है। तो जिसका जो आपको बहुत अच्छा लगता है कि मुझ में उस कारण परिवर्तन हुआ, मुझे जो ज्यादा अपील हुआ, वो बात रखने की पहले कोशिश कीजिए आप। और अंधविश्वास का क्षेत्र तो ऐसा है कि हर व्यक्ति उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आइदर वो अंधविश्वासी है इसलिए जुड़ा है, या फिर उसने अपने अंधविश्वास दूर करने का प्रयास किया है इसलिए जुड़ा हुआ है। अंधविश्वास ये विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति से संबंधित है और हर व्यक्ति को उसके बारे में कुछ बोलना है, कुछ समझना है, कुछ कहना है। इसलिए आप अंधविश्वास के क्षेत्र का कोई भी विषय उठाए तो भी आप बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हो। अगर आपको समय ज्यादा अधिक है, आधे घंटे का बोलना है, तो फिर आप उसमें अंधविश्वास यानी क्या, श्रद्धा यानी क्या, दोनों में फर्क क्या है, इसके लिए 7-8 मिनट दे सकते हो, अच्छे ढंग से वो बात रख सकते हो। और फिर उसके साथ में एक पॉइंट, एक तो भूत का पॉइंट लेंगे, या फिर मंत्र तंत्र का पॉइंट लेंगे, या फिर चमत्कार का पॉइंट लेंगे। इस ढंग से अपना भाषण 15-20 मिनट इसको, 10 मिनट उसको, इस ढंग से 30 मिनट का भाषण कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन आपको 15 मिनट का भाषण देना है और आप श्रद्धा अंधश्रद्धा इसी विषय पर 10 मिनट उसमें डाल रहे हो,
तो केवल श्रद्धा अंधश्रद्धा कहने से नहीं होगा ना। लोगों के मन में एक आधे चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में अंधविश्वास है, वो भी दूर होना चाहिए। इसलिए आपको ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा। मंत्र तंत्र आपने उठाए, या फिर केवल जिसको नजर लगने का प्रकार है, स्त्रियों में बहुत प्रचलित होता है, बच्चों को नजर लगती है, उतारा जाता है, वो विषय है। ऐसा कोई भी एक विषय लेकर 15 मिनट में आप अच्छे ढंग से उसको रख पाते हो, रख पाओगे, वैसी तैयारी कीजिए। आगे नरेंद्र दाभोलकर इनके वक्तव्य के बारे में आपके क्या विचार है? मधुकर कंधारे। मधुकर कंधारे इनका सवाल है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनके वक्तृत्व के बारे में आपके क्या विचार है। देखिए, हर एक की अपनी अपनी शैली होती है वक्तृत्व की। अब उनके वक्तृत्व के कारण तो लोग प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं होते थे, ये तो फैक्ट थी। मेरे संगठन में मेरे साथ ही काम करते थे। मेरे संगठन में जब वो काम करते थे तो उनसे बेहतर बोलने वाले कम से कम 20-25 लोग हम में थे। तो उनकी शैली अलग थी। बाद में उन्होंने मेरे संगठन में आने के बाद में अंधविश्वास के खिलाफ बात करते वक्त अलग ढंग के आर्गुमेंट्स और सब डेवलप किए, थोड़ी बेहतर हो गई। अब इससे बेहतर बोला जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनका संगठन अलग है, मेरा संगठन अलग है। फिर उसको मैं कितना भी निरपेक्ष तरीके से उसका मूल्यांकन करूंगा तो भी उसको निरपेक्ष तरीके से मानना कठिन हो जाएगा। इसलिए यहां तक काफ़ी है। आगे आपने बोला कि आवाज का भाषण पर इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर आवाज अच्छी करनी हो तो उसके लिए कोई तरीके हैं क्या? सुमित उगे मुगे इनका सवाल ऐसा है कि आवाज अच्छे करने के कोई तरीके हैं क्या। आपने जब भी कहा कि भाषण देने के लिए बहुत अच्छे आवाज की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद मैंने कहा कि आपकी आवाज कैसी है इसके ऊपर आपका अच्छा वक्ता बनना, बुरा वक्ता बनना, ये डिपेंडेंट नहीं है। चाहे आपकी आवाज कितनी भी बुरी हो तो भी आप अच्छा वक्ता बन सकते हो। और इसके लिए मैंने महाराष्ट्र का बहुत बड़ा उदाहरण दिया, वो नरहर कुरुंदकर जी का दिया। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आवाज का आपको फायदा नहीं मिलता है। अगर आपकी अच्छी आवाज है तो उसका डेफिनेटली फायदा मिलता है। आपके आवाज में अगर आप चढ़, जिसको बोलते हैं ऊंची जाना, नीचे आना, चढ़ उतार मराठी में कहते हैं, ये फ्लक्चुएशन होते हैं तो भाषण में पकड़ आती है। और भाषण कला का एक अभिन्न हिस्सा है ये। आपके आवाज में ऐसी ऊंची जानी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, लेकिन कितनी ऊंची जानी चाहिए उसको मर्यादा होनी चाहिए। कितनी नीची जानी चाहिए इसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। यह कौशल का हिस्सा है। और वहां आपकी आवाज महत्व का रोल प्ले करती है। लेकिन आप अपनी आवाज सुधार सकते हो कि नहीं? डेफिनेटली सुधार सकते हो। ये जो मैं प्रैक्टिस करता था कि बंद कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर खुली आवाज में बोलता था, यह आवाज का रियाज था। तब मुझे पता भी नहीं था। एक तरफ ये मेंटल प्रैक्टिस थी, जो आगे चलकर मैंने डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक हम जो सिखाते हैं अभी सम्मोहन में, वो जाने अनजाने में मैं इस टेक्निक का, विजुअलाइजेशन टेक्निक का, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग कर रहा हूं। ये मेरे ध्यान में नहीं था, मालूम नहीं था। लेकिन ये जो रियाज है, मैं खुली आवाज में बोल रहा हूं, मान रहा हूं कि मेरे सामने लाख भर लोग हैं, 1 लाख लोग हैं और उनके सामने मैं भाषण दे रहा हूं, फुल कम ज्यादा कर कर पूरा जिस जिस ढंग से भाषण शैली का उपयोग करना चाहता हूं उस ढंग से कर रहा हूं। ये रियाज है। ये रियाज हर गायक को सीखने पड़ते हैं। वैसे ही वक्ता को भी सीखने पड़ते हैं।
अपने आप को सिखाना पड़ता है कि मेरी आवाज कितनी बढ़ेगी, उससे बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ती है तो आपके स्वर यंत्रणा पर उसके बुरे परिणाम होते हैं, नोड्यूल्स डेवलप हो सकते हैं, कैंसरस बन सकते हैं। लेकिन आम बोलते वक्त इतनी आवाज नहीं खुलती थी मेरी। जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो बाद में आवाज ज्यादा ज्यादा खुलने लग गई। ये हर एक के बारे में होता है, रियाज से होता है। और फिर संगीत के लिए जो रियाज किया जाता है, वो रियाज अगर कोई वक्ता करे तो उसको बहुत फायदा मिलेगा। और संगीत का रियाज सिखाने वाले तो काफी लोग होते हैं। गायकी का, संगीत का है ना, गायकी की बात कर रहा हूं मैं। वो रियाज से तो बहुत फायदे होते वाले हैं। तो आप रियाज कीजिए, डायरेक्ट बोलने की रियाज कीजिए, या फिर संगीत में यानी गायकी में जिस ढंग से रियाज करते हैं उस ढंग से कीजिए, उसके डेफिनेटली आपको फायदे मिलेंगे। हाँ, बोलते वक्त आवाज या गले पर ज्यादा प्रेशर ना आए, वो खराब ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले? सुनील वाघ। सुनील वाघ, इनका सवाल ऐसा है कि अपने गले पर ज्यादा टेंशन ना आए, गला खराब ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले? देखिए, मैं तो दिन रात बोलता था। जब मैंने 1982 में ये संगठन शुरू किया था, उसके पहले भी मैं भाषण देता था, लेकिन 2 घंटे भाषण यानी बहुत हो गया। उसके पहले मुझे याद नहीं है कि मैंने 2 घंटे के ऊपर भाषण दिया हो। लेकिन जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ के काम की शुरुआत की और फुल टाइम शुरुआत की, रात दिन वही काम करता था, दिन में 3-3 व्याख्यान देता था, विषय बहुत बड़ा है, तो हर भाषण 3 घंटे का, और उसके बाद लोग सवाल पूछते थे, वो भी 1.5-2 घंटा चलता था, यानी एक प्रोग्राम कम से कम 4-4.5 घंटे तक खींचता था। ये मैं करता था। अब उन दिनों में हालांकि मुझे सम्मोहन तरीका मैं सीख रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि इस क्षेत्र में उसका उपयोग होता है। 90 के आसपास, 89 की बात है, मैं अपनी मर्यादा को तो काफी बार पास कर कर भी बोलता था। मुझे पता रहता था कि मेरी आवाज अभी बैठ रही है, ज्यादा खींचना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने एक शिविर में नहीं आने का बोला था। 7 दिन का शिविर रखा गया, मुझे कहा गया कि आपको बोलने की जरूरत नहीं, बाकी लोग हैं वो बोलेंगे। इसलिए मैंने परमिशन दी, प्रमुख था मैं अपने संगठन का। वहां के डॉक्टर लोगों ने वो शिविर आयोजित किया था, बहुत पैसे वगैरह इकट्ठा कर कर उन्होंने 250 लड़के लड़कियों का शिविर आयोजित किया अमलनेर में। और जिन लोगों ने वचन दिया था वो सब लोग गायब हो गए। किसी की बीवी बीमार कर गई इसलिए नहीं आया। जिसने बड़े इससे कहा था कि तुमको बिल्कुल बोलना नहीं है, केवल उद्घाटन के लिए आओ, वो इतने विषय रख नहीं पाता था। बाकी वक्ता गायब हो चुके थे और मुझे कंपलसरी 7 दिन रोज 9-9 घंटे बोलना पड़ा। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं नहीं कह रहा था, लेकिन बोलना पड़ा। और मेरे न्यूड्यूल्स डेवलप हुए, गले में कैंसरस न्यूड्यूल्स डेवलप हुए। वो कैंसरस होते हैं। मेरे प्रकाशक के साथ में मैं गया कीएम के ईएनटी चीफ की तरफ। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज तो अभी परमानेंट गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपकी आवाज नॉर्मल नहीं होगी। और मेरा पूरा का पूरा संगठन, मेरा पूरा पूरा काम मेरे वक्तृत्व पर खड़ा था। अगर मेरी भाषण कला बंद हो गई तो संगठन का काम बंद होगा। तब तक बाकी वक्ता इतने ताकत से खड़े नहीं हुए थे। दाभोलकर जी तब मेरे संगठन में थे, लेकिन उनके बोलने की बहुत मर्यादा थी। उन्हीं के आधार पर वो शिविर होने वाला था, लेकिन वो नहीं आए उसमें शिविर में कमिट कर कर भी, क्योंकि उनकी पर्सनल दिक्कत आ गई।
फिर उसके बाद में मुझे अच्छे डॉक्टर की सलाह मिली। मैं इतना उस दिन निराश हुआ था कि एम के जो चीफ ने मुझसे कहा था उसके बाद कि मैं समुंदर छोड़कर नीचे वापस आने के लिए भी तैयार नहीं था, इतना निराश हो चुका था। तभी मेरे एक मित्र की याद आई जो ईएनटी है, डॉक्टर है, उसको फ़ोन किया। उसने कहा कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, उससे आप मिलिए, वो अभी भारत में है। फिर उनसे मैं मिला, बात को समझ लिया। मुझे केएम के इस डिपार्टमेंट के चीफ ने कहा था कि तुम अभी कभी बोल नहीं पाओगे। उसके बाद में मैंने रेगुलर सम्मोहन का उपयोग अपने आवाज के लिए किया। इसको हम ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी ऐसा कहते हैं। अगर आप सम्मोहन जानते हो तो अपना गला, स्वर यंत्रणा, इसको पूरी तरह से रिलैक्स करो। आंखें बंद होते हुए उनको विजुअलाइज करो और उसके बारे में, उसके सुधार के बारे में डायरेक्टली सजेशन दो। ये ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी तरीका हो गया। डॉक्टर अंकलेश्वर जो एक ईएनटी में इंटरनेशनल अथॉरिटी मानी जाती है, उनको मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा था नागपुर के कि मैं हिप्नोथेरेपी पढ़ाता हूं, और वो अमेरिका में कई बार विजिटिंग प्रोफेसर कर जाते थे, इसलिए उनको जानकारी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि तुम हिप्नोथेरेपी सिखाते हो, डॉक्टरों को भी सिखाते हो, तो खुद भी तुम बोलते हो ना, उसको क्या बोलते हो? मैंने बोला ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी। हाँ बोले वही 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 ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी, उसका उपयोग करो। और तब से मैं रेगुलर इसका उपयोग करते आया हूं। आज भी डेली 4 घंटे कंटिन्यूअस बोलते आया हूं। ये 89 की बात है, 89 से लेकर अब तक की। और तब मैंने अपने आप को बांध दिया कि एक हद से आवाज नहीं बढ़ेगी। यानी कॉन्शियस भी एफर्ट्स होते हैं कि उससे आवाज नहीं बढ़ेगी, और सबकॉन्शियसली अनजाने में ना बढ़े, इसलिए वो सजेशन भी दिया रहता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात मैं बोलूंगा तो एकदम से तुम 3-4 घंटे बोलोगे तो आवाज बैठ जाएगी। आवाज बैठने नहीं देनी है सबसे पहले। अब मुझ जैसे व्यक्ति को एक कंपल्शन होता है, जब संगठन चलाना है, मोमेंट चलानी है, ऐसे कोई बंधन आपने जीवन में मत स्वीकारिए बोलने के बारे में। जब आपकी आवाज बैठने की शुरुआत होती है तब रुक जाइए, पूरी तरह से आवाज को आराम दीजिए। रोज सुबह उठने के बाद में थोड़ा गुनगुना से ज्यादा गर्म पानी, एकदम गर्म नहीं, थोड़ा गुनगुना से ज्यादा गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर गार्गल्स कीजिए। गहराई तक जाए इस ढंग से गार्गल्स कीजिए। रोज सुबह कीजिए, रोज रात को कीजिए। जो भी टीचर है, हर टीचर ने यह करना चाहिए। सुबह गार्गल्स करे, रात को सोते वक्त गार्गल्स करे। और जब आप लंबा भाषण देते हो, 1 घंटे के बाद में भाषण देते हो, ज्यादा भाषण देते हो, या 3-4 घंटे स्कूल में पढ़ाते हो, तो फिर ये आपका पढ़ाना खत्म होने के बाद, भाषण खत्म होने के बाद गार्गल्स कीजिए। इससे बहुत रिलीफ मिलता है। जब आप भाषण देते हो तब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपको बीच में, भाषण के बीच में अगर पानी पीने की आवश्यकता लगती है तो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गुनगुना पानी पीजिए। एकदम से ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीने का, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि आप हमेशा बोलते हो, आपका गला गर्म रहता है, इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन रहता है। इस अवस्था में अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो आपके इन्फेक्शंस बढ़ने वाले हैं। इसलिए थोड़ा गर्म पानी, लेकिन इतना भी गर्म नहीं कि जो महसूस हो, ऐसा गर्म पानी आपने पीना चाहिए। और अपनी आवाज एक हद से नहीं बढ़े। हर एक को अपनी मर्यादा समझ में आती है। इससे आवाज बढ़ी तो मेरे को गले को तकलीफ होती है, मेरे गले को तकलीफ होती है, इसका पता चलता है अपने को। उससे आवाज नहीं बढ़नी चाहिए, ये देखिए। और धीरे धीरे अपने बोलने का समय बढ़ाते जाइए।
आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ सकती है। मैं तो 11-11 12-12 घंटे दिन में बोलते आया हूं और लगातार बोलते आया हूं। अभी नहीं बोलता क्योंकि अभी मेरे हाथ में काफी चीजें होती है, मेरे कंट्रोल्स मेरे हाथ में होते, नहीं बोलना है मुझे, नहीं मैं भाषण देने वाला हूं, इतना ही मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरा आवाज यही मेरा शस्त्र है और उसको मुझे संभाल कर रखना चाहिए। और हर इंसान को अपनी शारीरिक मर्यादाएं होती है, उसका भान भी हमने रखना चाहिए। तो सम्मोहन प्रक्रिया की ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी की बहुत आपको मदद मिलेगी। गार्गल्स करना और अपने आप को भाषण के लिए ट्रेन करते वक्त आवाज एकदम से ज्यादा ना चढ़े, गले की स्वर यंत्रणा पर एक हद से ज्यादा टेंशन ना आए, इस ढंग से अपने आप को मैनेज करना। ये चीजें अगर आप कर पाओगे तो आप अपना आवाज, अपना गला बहुत अच्छे ढंग से उसका उपयोग कर पाओगे। नहीं तो टीचर्स और प्राध्यापकों के जीवन में एक डिजीज है जिसको कहा जाता है टीचर्स डिजीज कहा जाता है, वो यानी नूडल्स डेवलप होना। अगर आपकी स्वर यंत्रणा पर नूडल्स डेवलप हो गए तो ये कैंसरस होते हैं, आगे चलकर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। और आखिरी का सवाल, हाँ, क्या ईमानदार और प्रिंसिपल वाला पॉलिटिशियन कभी पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो सकता है? सूरज वाघ। सूरज वाघ, इनका सवाल ऐसा है कि क्या ईमानदार कोई पॉलिटिशियन, प्रामाणिक पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो सकता है? इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या? पॉलिटिक्स यानी सत्ता कैप्चर करना, ऐसा आप मानते हो तो इसका जवाब अलग रहेगा। लेकिन पॉलिटिक्स यहां तक सीमित नहीं है। पॉलिटिक्स ये एक व्यापक टर्म है। जो विचारधारा आप मानते हो वो विचारधारा बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वीकारना, उसका गवर्नमेंट से लेकर हर जगह इंपैक्ट आना, इसको अगर पॉलिटिक्स कहते हो तो प्रामाणिक व्यक्ति का इंपैक्ट आ सकता है। और जयप्रकाश नारायण उसका बहुत सुंदर उदाहरण है। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे, काफी उनको महत्व था। जब कांग्रेस की सरकार बनी तब वो कोई भी पद पा सकते थे, प्रधानमंत्री के बाद का कोई भी पद पा सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ में रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने अलग से अपना प्रजा समाजवादी पक्ष जो निकाला, कुछ लोगों ने उसके में शरीक हो गए। ये जो सत्ता का पॉलिटिक्स होता है उसमें से कुछ साध्य नहीं होगा ऐसा उनको लगा, इसलिए बाद में उनको छोड़ दिया वो भी, और वो सर्वोदय के साथ में जुड़े। अब सर्वोदय तो पॉलिटिक्स से परे की बात थी, विनोबा जी के आंदोलन के साथ जुड़ गए। और फिर बाद में उन्होंने अलग आंदोलन शुरू किया, गुजरात आंदोलन को सपोर्ट करना और बाद में बिहार आंदोलन, और उससे पूरे देश का पॉलिटिक्स बदल दिया। कांग्रेस सरकार का अत्यंत लोकप्रिय ऐसे इंदिरा गांधी का, क्योंकि जयप्रकाश का आंदोलन, जो गुजरात का आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया, वो 72 की बात है। और 71 के एंड में, 72 के शुरुआत में इंदिरा गांधी इतनी बड़ी बन चुकी थी क्योंकि बांग्लादेश का युद्ध उन्होंने जीता था। दुनिया में पहली बार 90,000 से ज्यादा, करीबन 1 लाख सैनिक, पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने बड़े पैमाने पर कभी सैनिकों का सरेंडर नहीं हुआ है। और ये सभी
करीबन 1,90,000 से ज्यादा सैनिकों को उन्होंने बाइज्जत पाकिस्तान को वापस कर दिया। जो पाकिस्तान की भूमि कब्जे में ली थी वो भी वापस कर दी, और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। उस सब का क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है। इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय बनी थी। वैसे तो इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण की बेटी जैसी थी, क्योंकि उनको खुद की बेटी नहीं थी, इसलिए नेहरू जी की बेटी उनको अपनी बेटी जैसी लगती थी। उतना ही प्रेम करते थे अपनी बेटी से जितना प्रेम किया जा सके। ये तो हमने उनके हर भाषण में महसूस किया है। इंदिरा जी के खिलाफ खड़े हुए, पूरे देश में आंदोलन हुआ। उसी कारण इंदिरा जी को इमरजेंसी लानी पड़ी। फिर इमरजेंसी खुलने के बाद में पूरे देश में जनता पार्टी का राज्य निर्माण हुआ। उसके पीछे का प्रेरणा स्रोत नहीं था, सब कुछ करता धरता थे वो केवल जयप्रकाश नारायण थे, और इस कारण जनता पार्टी का सरकार आया। और उसके बाद में पूरे देश का पॉलिटिक्स बदल गया, यानी सत्ता का भी पॉलिटिक्स बदल गया। तो जिस व्यक्ति के कारण इस देश का पूरा सत्ता का पॉलिटिक्स बदला, वो जयप्रकाश नारायण, उनकी टोटल मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल है ऐसा तो कह नहीं सकते थे। वो सत्ता पॉलिटिक्स के लिए नहीं थी, यहां तक ठीक था, लेकिन भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन ये तो पॉलिटिकल ही मूव थी। तो ऐसा एक प्रामाणिक व्यक्ति जो पूरे जीवन में प्रामाणिक रहा, अंदर बाहर से प्रामाणिक था, वो पॉलिटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ पाया। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी, जिसको हम इंटरनल पॉलिटिक्स कहते हैं, ऐसी बात कभी नहीं की। अपने होशियारी का किसी को नीचा दिखाने के लिए, उसके ऊपर बैठने के लिए, उसके सिर पर चढ़ने के लिए कभी उपयोग नहीं किया। यानी पॉलिटिक्स में जो आम बातें हैं उसमें से कुछ भी बात उन्होंने नहीं की। अगर जयप्रकाश नारायण फिजिकली डिफंग नहीं होते, उनमें जैसा 1973-74 में घूमने जैसी ताकत बचती, क्योंकि वो डायलिसिस पर थे, 7 दिन में से 3 या 4 दिन तो डायलिसिस चलता था, जगह से हिल नहीं पाते थे, उसी अवस्था में मर गए। वो अगर हिलने की अवस्था में थे, 73-74 जैसी अवस्था में रहते थे, बेहतर उनकी तबीयत रहती थी, तंदुरुस्त रहते थे, तो पूरे देश का पॉलिटिक्स बदल चुका होता। उनका जनता पार्टी पर कंट्रोल होता, उस कंट्रोल के कारण काफी चीजें बदल जाती, और शायद 2.5 साल में जनता पार्टी का गवर्नमेंट भी नहीं गिरता, यानी पड़ता, और फिर इंदिरा गांधी चुन के आई, वो कोई प्रोसेस नहीं पूरी होती। तो एखादी व्यक्ति अपने जीवन में प्रामाणिक रहने के बाद भी इतने सुंदर तरीके से पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकती है और पॉलिटिक्स कर सकती है, जयप्रकाश नारायण उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आजकल कुछ भी कहा जाता है, लेकिन अंदर बाहर से एक प्रामाणिक व्यक्ति थे। वो कभी झूठ बात नहीं करते थे, कभी झूठ का सहारा उन्होंने नहीं लिया अपने जीवन में। बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे। आज के जमाने में पॉसिबल है क्या? कठिन है, शायद बहुत कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूंगा। अभी यहां रुकता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।